हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में पिछली कक्षा में हमने चक्रवात के प्रकार की शुरुआत किया था, जिसमें हमने पढ़ा था पहले प्रकार के बारे में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आज इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा जो टाइप है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। पिछले दिन हमने पढ़ा था शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। आज पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। समझते हैं इसको, ये कहां पर बनता है, क्यों बनता है, इसके बनने के पीछे की रीजन क्या है, क्या क्लाइमेटिक सिचुएशन की आवश्यकता होती है, किस लोकेशन पर बनता है। भाई पूरे धरती पर तो बनेगा नहीं, इक्वेटर से हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो कहां बनेगा, है ना। इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा मैप से हम समझते हैं एक बात को, ग्लोब से। ये आपका अर्थ है, आपको पता है ये आपका विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ की बात करें वहां पर मिलेगा मकर रेखा। तो एक चीज आपको पता है कि जो सूर्य के लंबो चमकने की स्थिति है, कहने का मतलब अधिक सूर्यता प्राप्त करने की जो स्थिति है, ये कंडीशन कहाँ बनती है, सबसे ज्यादा बनेगी अगर हम देखें, आपका अर्थ है 0 डिग्री, और यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यह है 23.5 डिग्री साउथ। यहां पे सूर्य के सबसे लंबवत बनने की स्थिति कहां पर होगी, देखिए ये इसी के बीच में, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत जरूर चमकता है। बात क्लियर है। तो यहीं से हम पढ़ने वाले हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। इसी फिगर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, कंसंट्रेशन बना के लगे रहिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पहले इसके लोकेशन की बात कर लें, कहां पर मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री टू 30 डिग्री यानी 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। कहां पर, दोनों गोलार्धों में। कहने का मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में इसका लोकेशन क्या होगा, कह सकते हैं 5 to 30 नॉर्थ और 5 to 30 साउथ। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम पिछले क्लास पर ले चलते हैं आपको, पिछले क्लास पर ले चलते हैं आपको। वहां पे यह समझना है कि जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे, यानी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या बताया गया था वहां पर, 30 to 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी दोनों गोलार्धों, यानी 30 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में हमें क्या बन रहा था, क्या मिल रहा था वहां पे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन। हम ट्रॉपिकल को पढ़ने वाले हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जब हम चक्रवात की बात कर रहे हैं, आपको पता है चक्रवात जो होगा वो लो प्रेशर का, इसके केंद्र पर क्या होगा, लो प्रेशर निम्न दाब। यह निम्न दाब कब बनता है, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है। लो प्रेशर तब बनेगा जब टेम्परेचर हाई होगा, यानी टेम्परेचर जब हाई होगा ये सरफेस गर्म होगा, यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी। ठीक है, स्थिति ये बनती है जब ठंडी और गर्म एक दूसरे में मिल रही होती हैं। आपने जो शीतोष्ण को पढ़ा था, वहां पे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर यही देखा था कि सिचुएशन क्या बनी थी। एक साइड से ठंडी हवाएं आ रही थी, इसी को नाम दिया था क्या, पोलर, या कह सकते हैं कोल्ड। दूसरे साइड से गर्म हवाएं जा रही थी, यार गर्म होने जा रही थी, इसको क्या कहा गया था, ये वार्म है। कहां से आ रही थी, उष्णकटिबंधीय, है ना। सिचुएशन ये बन रही थी जब दोनों हवाएं मर्ज कर रही थी, ऐसी कंडीशन में वाताग्र का निर्माण हो रहा था, और ये वाताग्र 4 चरणों में बन रहा था। प्रथम चरण में दोनों हवाएं अपने अपने क्षेत्र में विद्यमान रहती थी। दूसरे चरण में क्या होता था, ये ठंडी वाली गर्मी के क्षेत्र में थोड़ी सी अग्रसर हो रही थी। ऐसी कंडीशन में बनता था आपका नवजात चक्रवात, यानी चक्रवात की शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद तीसरे चरण में क्या हुआ, ठंडी वाली गर्म के क्षेत्र में कुछ ज्यादा प्रवेश कर गई, तो चक्रवात का असली रूप मिला क्या, प्रौढ़ावस्था, यानी वहां पे गहनता ज्यादा मिली, हवाएं पूरी चक्करदार रूप ले ली। ठीक है, इसके बाद लास्ट चरण की बात करें, चौथे चरण में क्या हुआ, संरोधन की अवस्था हुआ। कहने का मतलब ठंडी और गर्म वायु राशियां एक दूसरे में मिल गई
और गर्म जो है ऊपर उठ गई, मौसम पूरा शांत हो गया। इतनी बात आपने सीखा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अब हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। एक चीज कॉमन है, लो प्रेशर तो होगा यहाँ पर भी, क्योंकि हम चक्रवात की बात कर रहे हैं न कि प्रति चक्रवात की। तो लो प्रेशर होने के लिए क्या कंडीशन होता है? देखिए, अगर लो प्रेशर होने की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आइडियल केस जो होता है, आदर्श स्थिति, लो प्रेशर कहां पर मिलेगा भाई? जब सूर्यातप की मात्रा कर्क एवं मकर रेखा, यही आपका कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। सूर्य की स्थिति यह होती है कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच साल में एक बार लंबवत चमकता है। अगर आपने पिछली कक्षाओं को पढ़ा है तो आपको बखूबी समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा फिर भी यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 21 मार्च की स्थिति होती है, किसकी? 21 मार्च की और 23 सितंबर की, इन चीजों से आप परिचित होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर के डेट को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। बात क्लियर है? 21 मार्च को जब यहाँ पर लंबवत चमकता है, यहाँ पर इसके बाद कहां जाएगा? ये चलेगा किसकी तरफ? कर्क रेखा की तरफ। कितने महीने? 3। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। 21 जून को इस जगह पर पहुंचेगा। कहां पर? कर्क रेखा पर। कब पहुंचेगा? 21 जून को। ये सब सारी कहानी हम फिर से रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? 21 जून के बाद सूर्य फिर से वापसी करेगा। कहां पर? भूमध्य रेखा की तरफ। 3 महीने, 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 23 सितंबर को कहां पर? 23 सितंबर को फिर कहां पहुंचेगा? भूमध्य रेखा पर। बात क्लियर है? सितंबर के बाद फिर आता आपका क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर के महीने में यह बढ़ता है कहां पर? मकर रेखा की तरफ। किस डेट को? 22 दिसंबर को कहां पहुंचेगा? मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। यही ना बात हुई। दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर यहां से वापसी होगा 21 मार्च। इतनी बात आपको क्लियर है? हम बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं यहाँ पर इस चीज से, इस फिगर से, कि सूर्य की जो स्थिति है, सिचुएशन है, यहाँ पर कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत चमक रही है। अब जब कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य लंबवत चमकता है तो कहने का मतलब सूर्य तब ज्यादा मिलेगा, इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा, और जब इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा क्या होगा? सरफेस गर्म होगा। गर्म होने के बाद वहां पे हवाएं जो है आसपास का, यानी अगर ये लोकेशन जैसे गर्म हो रहा है यानी लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर हम कैसे कहेंगे? आसपास की तुलना में लो प्रेशर होगा और ऐसी कंडीशन में ये चक्राकार रूप लेना शुरू होगा। लेकिन यहां पर जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं तो इतने से ही चक्रवात नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ और विशेष कंडीशंस होती हैं। उन्हीं कंडीशंस के बारे में हमें सीखना है। जैसे आपने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सीखा था कि ये कहां पे बन रहा था? महाद्वीपों पे बन रहा था, महासागरों पे भी बन रहा था। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, ये केवल व केवल महासागरों पर बनता है, यानी सरफेस पर, धरातल पर नहीं बनता है, केवल सी पर, ओनली सी पर बनता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम सीखने वाले। आई थिंक जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि पिछली कक्षा को आज वाली कक्षा से लिंक करने की, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए देखिए, इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन आपको पता ही लग गया। कहां पर? 5 से 5 यानी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, सॉरी 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच बनता है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है मुझे नहीं पता, मुझे लिखता है, लेकिन अगर आपने पीछे की क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए। समझते हैं किस सवाल की हम बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, यह आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये आपका मान लेते हैं क्या, 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इसके लोकेशन की, हमने कहा 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। अब हम सूर्यातप की बात अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्यातप ज्यादा मिलता है, यानी सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्यातप ज्यादा मिलता है, यहीं पर संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, यानी अगर हम बात करें इस लोकेशन पर, ये मान लेते हैं 5 डिग्री है, ये क्या है 5 डिग्री नॉर्थ है, और यहां पर ये देखेंगे ये 5 डिग्री साउथ है।
आप देख रहे हैं, एक चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है, ये 5 to 5 यानी जो डोलड्रम की पेटी है, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, वहां पर नहीं बन रहा है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वहां पर बनने का अभाव है। यानी यही तो डोलड्रम की पेटी होती है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी यही होती है। अब यहां पर देखेंगे, यहां से इसके आगे बढ़ रहा, कर्क रेखा से कुछ आगे यानी 30 तक देखेंगे, यहां पर 30 तक संभावना बन रही है और यहां पर 30 तक बन रही है। कभी कभी यह 30 से 35 भी बनता है। बनने के पीछे के कारण यही होता है कि जब देखिए सूर्य हमेशा तो एक ही पोजीशन पर लंबवत चमकता नहीं है। सूर्य के कर्क रेखा या मकर रेखा पर विस्थापित होने के साथ साथ ये जो पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं, ये प्रेशर बेल्ट है, ये भी शिफ्ट होती रहती हैं। इसी को कहते हैं ITCZ, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में अभी आप सीखने वाले हैं। बस एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में हम डालना चाह रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात की जा रही है, यह कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात होता है, इसे कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस चीज के बारे में आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती, इनमें समरूपता नहीं होती। किसकी तुलना कर रहे हैं आप? जो आप टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं, शीतोष्ण चक्रवात की बात हम जो कर रहे हैं, उनसे अगर हम तुलना करें, उसकी तुलना में इनमें समरूपता नहीं होती। समरूपता नहीं होने का आशय अभी हम समझने वाले हैं। भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है क्या, कोरियालिस बल का अभाव। क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का फॉर्मेशन जो होता है, सभी कंडीशंस के साथ साथ यानी सभी दशाओं के साथ साथ कोरियालिस बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो इक्वेटर जो होता है, यहां पर ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है ये, यानी भूमध्य रेखा है। इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पे कोरियालिस बल का मान 0 होता है कि नहीं होता है? आपने सीखा है, पढ़ा है, समझा है। अब जैसे हम इक्वेटर से बढ़ते हैं कहाँ, पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब इक्वेटर पर कोरियालिस बल का मान 0 है, कोरियालिस बल का मान 0 है। जब कोरियालिस बल का मान 0 है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाएगा। ये सबसे मेजर कारण है। इसके अलावा और भी कारण है, हम सीखने वाले हैं आगे। देखिए, इसके लिए आवश्यक दशाओं के बारे में हम बात कर लें। अब हम जो अभी कहा था हमने, आगे हम सीखने वाले हैं, यही सीखने वाले हैं, समझिएगा। क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसके बनने के लिए आवश्यक दशाओं की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या होता है? हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर का मान ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए। अब देखिए, तापमान की बात हमने किया, सारी कहानी यहीं से जुड़ना शुरू होती है। उच्च तापमान की बात कर लिया हमने। सबसे पहला कंडीशन क्या हमने कहा? उच्च तापमान चाहिए। कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए तापमान अधिक मिनिमम तापमान या न्यूनतम तापमान चाहिए कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए हमें? हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता। क्या आ गया? हाई ह्यूमिडिटी। देखिए, जब हाई ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, एक चीज आपको पता है, अगर हम पूरे अर्थ को कटिबंधों में बांटे, यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएं, उच्च आर्द्रता की दशा कहां पर पाई जाएगी? भाई, उच्च आर्द्रता की दशा कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो आप जान ही रहे, वहां पे सूर्य तप ज्यादा है, तापमान ज्यादा है। अगर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की बात करें, यानी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ की बात करें, वहां पे वर्षा भी ज्यादा होती है। वर्षा भी ज्यादा होगी तो इन्वायरमेंट में क्या होगा भाई? आर्द्रता ज्यादा होगी। यह भी कारण होता है। और अभी एक बात हमने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेशन महासागरों पर ज्यादा होता है। महासागरों पर ज्यादा होने के पीछे कारण यही है कि इसको अधिक आर्द्रता चाहिए। आर्द्रता क्यों चाहिए? यही आर्द्रता में जो गुप्त उष्मा होती है,
ये गुप्त उष्मा जो इसमें होती है, लेटेंट हीट जो होती है, यही चक्रवात के लिए ऊर्जा का काम करती है। अब हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 27 डिग्री से ज्यादा तापमान की बात कर रहे हैं। 27 डिग्री से ज्यादा तापमान महाद्वीपों पर कई जगह पर पाया जाता है, यानी मरुस्थलीय भागों को हम देखें, मरुस्थलों में तापमान इससे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं होने के पीछे कारण यही है, वहां तापमान तो ज्यादा मिल जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं मिलती, आर्द्रता ज्यादा नहीं मिल पाती। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महाद्वीपों पर क्यों नहीं होती है, या पूछा जा सकता है उच्च तापमान के बावजूद, उच्च तापमान होने के बावजूद महाद्वीपों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कोरियालिस बल। अभी हमने बात किया था भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे कोरियालिस बल का अभाव होता है, और जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वहां पे कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अगली बात हमने किया ITCZ, इसको समझिएगा, इनर ट्रॉपिकल लिख दें, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए ये होता क्या, समझिएगा। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, यहां पे ये है 5 डिग्री साउथ, ये है 5 डिग्री नॉर्थ। आइडियल कंडीशन यहां पे होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। कहने का मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है। ये जो वायदा पेटियों का वितरण हुआ है, वायदा पेटियों का वितरण देखेंगे आप, 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी, जिसे कहते हैं डोलड्रम। डोलड्रम यानी शांत एवं स्तब्ध क्षेत्र है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 30 से 35 के बीच में मिल रहा उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। आगे देखेंगे 60 से 65 के बीच मिलेगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये पेटी ये आदर्श स्थिति में, ये फिगर जो आपको दिख रहा, ये आदर्श स्थिति में। आदर्श स्थिति का मतलब जब सूर्य पृथ्वी के सम्मुख यानी इसके लंबवत 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 5 डिग्री दक्षिणी यानी 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ के बीच जब यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं आइडियल केस, आदर्श स्थिति। जरा कल्पना कीजिए सूर्य यहां पर चमक रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो आदर्श स्थिति बनेगी, आदर्श स्थिति का मतलब आपके ये वायुदा पेटियों के बनने की जो आदर्श स्थिति यही होती है। लेकिन 21 मार्च के बाद जब जून की तरफ बढ़ेंगे, यानी कर्क रेखा तो यही होगा, 23.5 यही होगा, इधर जब सूर्य चलेगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वायुदा पेटियां थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं सूर्य के आने जाने के साथ साथ। यानी जैसे सूर्य कर्क रेखा की तरफ जा रहा है तो वायुदा पेटी थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाएगी। सूर्य जब मकर रेखा पर आएगा वायुदा पेटी शिफ्ट हो जाएगी। इसी चीज को कहते हैं इनर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब ITCZ। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, कहां पर थे हम, इस बात को आपने सीख लिया क्या क्या आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विशेष तथ्य एवं संकल्पनाओं की बात कर लें, कुछ उससे जुड़े हुए कुछ अन्य तत्वों की हम बात कर ले रहे हैं। किससे जुड़े हुए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः महासागरों पर होती है। महासागरों पर क्यों होती है, यानी सी ओनली। अभी हमने बात किया महासागरों पर होने के पीछे का यही कारण होता है क्योंकि इसे उच्च तापमान के साथ साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और उच्च आर्द्रता हमें कहां पर मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता हमें मिलेगी महासागरों पर। ठीक है, हाई टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी महासागरों पर मिलेगी, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र यही होता है। इसके अलावा इसकी और विशेषता होती है, इसका फॉर्मेशन गर्मियों में ज्यादा होता है ना। अगर हम बात करें ये समर में यानी गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है इसका निर्माण। इसका कारण क्या है, देखिए जब शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर यह कंडीशन नहीं था कि यह गर्मी में ही निर्मित होगा, वो ठंडी में भी निर्मित हो सकता है ना, गर्मी में भी हो सकता है। उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूल जाइए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे यह मुख्यतः सी पर यानी समुद्री क्षेत्र पर उत्पत्ति होती है इसकी। इसके अलावा ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में ज्यादा उत्पत्ति होती है।
अब गर्मी के मौसम में क्यों होता है इसको हम समझते हैं। गर्मी में पहला कारण है टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, और सूर्य तप ज्यादा मिलेगा तो आपको पता है तापमान और आर्द्रता में संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगा या बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए इसीलिए इनका फॉर्मेशन गर्मियों में ज्यादा होता है। आर्द्रता की कमी के कारण महाद्वीपों पर उच्च तापमान के बावजूद उत्पत्ति नहीं होती। इस बात को हम पीछे बता चुके हैं। महाद्वीपों पर इसकी उत्पत्ति ज्यादा क्यों नहीं होती हाई टेम्परेचर के बावजूद? क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी का अभाव होता है, यानी आर्द्रता का अभाव होता है। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। महाद्वीपों के पूर्वी भागों के निकट महाद्वीपों के पूर्वी भागों के निकट इसकी उत्पत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति महाद्वीपों के पूर्वी भागों के निकट होती है ज्यादा। ये समझिएगा थोड़ा एक एग्जांपल से। अगर हम इंडिया की बात करें, आप देखते होंगे यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा हो गया, ज्यादातर उड़ीसा ही प्रभावित होता है। उड़ीसा वगैरह में आप देखते हैं यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना, चक्रवात आने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे उड़ीसा में फला चक्रवात आया। यहाँ पे ये कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसके होने के पीछे का कारण समझिए। यहाँ पे जैसे ये उड़ीसा है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसके आसपास क्या है? जलीय क्षेत्र है। कौन सा जलीय क्षेत्र है? ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे जलीय क्षेत्र, देखिए तापमान ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा, यहां से आर्द्रता लेकर चक्रवात चला कहां पर? इस एरिया में। यहां पर ये तटीय क्षेत्र तक आते आते इसकी एनर्जी कम होने लगती है, इसीलिए इस क्षेत्र को तो ज्यादा प्रभावित कर देता है। लेकिन जैसे महाद्वीपों के अंदर घुसता है, कुछ ही दूरी तक जाते जाते इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। खत्म होने के पीछे कारण तापमान और आर्द्रता है। ठीक है, इसी कारण से यहां पर यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, खासकर तटीय क्षेत्रों में, यह ज्यादा प्रभाव देता है अपना। कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कथन और कारण वाले प्रश्नों में बहुत बार पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसी बात को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अगला, ध्रुवीय जलधाराओं के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसका अभाव पाया जाता है। बस दिमाग में आप इतना रखिएगा, ये पूर्वी भाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर, जैसे हम भारत की बात करें, ये पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पर इसका अभाव होगा। अभाव के पीछे जब जलवायु का वितरण हम पढ़ेंगे खूब बढ़िया से समझेंगे। बस इतना भी जानते रहिए कि पश्चिमी भाग को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। कुछ विशेष तथ्यों की ओर बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए। इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, यह ईस्ट से वेस्ट होता है। अभी आपने एग्जांपल देखा था, यहाँ पर ये उड़ीसा का ये ईस्ट वाला एरिया है, ये वेस्ट है। इसके चलने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। तभी तो यहाँ से आने के बाद ये तटीय क्षेत्र है, इसको प्रभावित करेगा। बात क्लियर हो गई। इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये मेनली इन समर, गर्मी में होता है। इसको भी हमने बताया, ये ग्रीष्म काल में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। कब होता है? ग्रीष्म काल में। ठीक है, ये सी पर ओनली होता है, महासागरों पर। अगर हम इसके साइज की बात करें, जो शीतोष्ण चक्रवात आपने पढ़ा था उसकी तुलना में ये छोटा होता है। छोटा का मतलब बहुत छोटा नहीं होता है। हम तुलना किससे कर रहे हैं? शीतोष्ण चक्रवात के से, उसकी तुलना में इसका साइज छोटा होता है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, इसमें चक्षु होता है, इसमें चक्षु की उपस्थिति होती है। चक्षु का मतलब क्या होता है? जैसे चक्रवात तो आप जान ही रहे, हवाएं कहाँ ऐसे आ रही हैं, यहां पर जो बन रहा है इसी को कहते हैं क्या? आई, चक्षु। यानी इसे कहते हैं क्या? चक्रवात की आंख, हिंदी में कह सकते हैं। यानी चक्रवात की आंख, यानी आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें चक्षु की उत्पत्ति होती है? देखिए, शीतोष्ण चक्रवात की बात करें, वहां पर आई नहीं मिलता है। मिलता है कहां पर? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। ठीक है, आप इस चीज को जानते रहिएगा। यहाँ पे चक्षु की उपस्थिति होती है। सामान्य व्यास इसका होता है 80 से 300 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी ये इतना छोटा होता है कि ये 50 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। अभी हमने बात किया था ना तुलना करने की, कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में इसकी साइज कम होती है, छोटा होता है। छोटा कितना होता है? ये 80 से 300 किलोमीटर तक इसकी औसत साइज होती है, लेकिन कभी कभी इतना छोटा होता है कि ये 50 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। इसके जीवन चक्र की हम बात कर लें, इसकी साइकिल की बात कर लें, ये 3 से 4 दिन तक इसका प्रभाव रहता है।
आपने शीतोष्ण चक्रवात की बात किया था, यह 1 सप्ताह तक रहता था क्या? 1 सप्ताह से ज्यादा भी इसका प्रभाव रहता था, किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जब हमने बात किया था, यानी टेम्परेट साइक्लोन की। लेकिन ये 3 से 4 दिन तक रहता है, कभी कभी 1 से 2 दिन में भी समाप्त हो जाता है। एक साइक्लोन है जिसका नाम है टॉर्नेडो। देखिए, देश विश्व के विभिन्न हिस्सों में यह चक्रवात विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसकी तीव्रता के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे भारत में तो चक्रवात ही कहते हैं, टॉर्नेडो है, यह मिलता कहां पर? यूएसए में। इसी प्रकार से हरिकेन है, विली विली है, ये सब भी चक्रवात के रूप ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भयंकर चक्रवात की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा तेज चक्रवात की बात करें, ये टॉर्नेडो होता है। और ये टॉर्नेडो कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक भयंकर किंतु अल्प अवधि का तूफान है। अल्प अवधि का मतलब इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। इसके स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड दर्ज की गई। कितना? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना भयंकर तबाही मचाएगा जिस जगह पर आएगा। इसमें धरातल के निकट पवन का वेग तूफान से प्रभावित छोटे क्षेत्र में लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा अंकित किया गया है। ठीक है। मुख्य रूप से यह अमेरिका में मिलता है। कहां पर? यूएसए में। और गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है गौण रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावकारी ये टॉर्नेडो जो होता है कहां पर होता है? जो यूएसए में मिलता है यानी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है वो भी प्रभावकारी होता है, लेकिन उसकी तुलना में बहुत कम होता है। वेली वेली के नाम से हम जानते हैं। तो कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है वेली वेली कहां पर पाया जाता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। टॉर्नेडो की बात करें तो आप यूएसए याद करिएगा। इसके अलावा हरिकेन, ऐसे तमाम साइक्लोन है जिनके बारे में आपको पढ़ना समझना है। ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उष्णकटिबंधीय के चक्रवात के बारे में इतना ही पढ़ना था, महत्वपूर्ण चीजें यही थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसके अलावा जानना है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे हमें नहीं लगता इससे ज्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी। जब ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो फिर से देख लिया जाएगा। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। आज के टॉपिक को यहीं ओवर करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी लगभग खत्म हो गया है। क्लाइमेटोलॉजी का एक सेक्शन और बचता है, एक यूनिट और बचती है, विश्व जलवायु। यही बचता है, विश्व जलवायु। और क्लाइमेटोलॉजी हम खत्म कर चुके हैं धीरे धीरे। विश्व जलवायु को अभी हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा रोक के पढ़ेंगे। इससे पहले इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी का जितना टॉपिक आपने बना है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाने के बाद विश्व जलवायु को पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए तब तक।